कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर को लेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर को लेने के बाद हम जो अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम राज्य व्यवस्था पॉलिटी। पॉलिटी को हम शुरू करने की कोशिश करेंगे आज लास्ट लेक्चर में। हम वैसे आपको मैं जलधारा बता चुका था, जलधारा क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं, पर प्रतिरूप के बारे में पूछता है। जलधारा का प्रतिरूप बताइए आप महासागर के या महासागरों के अनुसार, मतलब उसका फोटो खींच के आप हमें बता दिए। आप फोटो तो खींच नहीं सकते, तो बोलता है कि भैया अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बहने वाली हवाओं का सचित्रण वर्णन कीजिए। सचित्रण वर्णन कीजिए। अब यही प्रश्न आपके सामने दिया है। अब हमें एक एक महासागर को देखना है और उसका सचित्रण वर्णन करना, जैसे उसकी डिमांड है वैसे हम सप्लाई करते हैं। चलो, सचित्रण हम वर्णन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब सचित्रण वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। ऊपर से जो भी हवा आएंगी वो स्वाभाविक रूप से हवा जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, ठंडी। तो यहाँ पर जो जल धारा बहेगी वो भी कैसी रहेंगी, ठंडी। ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ से साउथ। तो वहीं नीचे से ऊपर की ओर अर्थात 0 से 90 की ओर बहने वाली जो हवा रहेंगी वो कैसी रहेंगी, हवा वो गर्म रहेंगी। तो जलधारा भी कैसी रहेंगी, गर्म। अब जलधारा भी जब गर्म रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से आपको एक बात तो पता चल गई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों की प्रकृति अलग अलग रहती है। मतलब हर जलधारा एक जैसी रहती है कि नहीं, एक कोई ठंडी रहती है, कोई गर्म रहती है। अब ये बात आपको जब क्लियर हो गई तो आप निकालिए अपने सबसे पहले मैपिंग की किताब। मैपिंग की किताब इसलिए बोल रहे हैं, यदि आपके पास लाइन मैपिंग की किताब है तो आप उसमें अटलांटिक महासागर पर आइए। अटलांटिक महासागर पर आइए और अटलांटिक महासागर पर आऊंगे तो आपको उसका एस नुमा ऐसा आकार दिखाई देगा। ठीक है, एस नुमा आकार। तो मैं ये बना देता हूं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये बना देता हूं 23 डिग्री उत्तर, ये बना देता हूं 23 डिग्री दक्षिण, 23.5। सॉरी, कोई दिक्कत। अब आपको पता है जो हवा है वो कितने प्रकार की है, प्रायः जो प्रचलित पवन है 3 प्रकार की, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। तो आपको मैंने एक और चीज बताया था कि ये जो पवने हैं उसका अनुसरण जलधाराएं करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं जलधारा के अनुसार पवने चलेंगी, पर पवने जो चलती है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण भी चलती है। तो मतलब घूर्णन और पवनों की दिशा दोनों के आधार पर जलधारा चलते रहती है। और यही कारण है कि अटलांटिक महासागर में आपको जो जलधारा है उसका स्वरूप कुछ अच्छा दिखाई देगा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दिशा में और चलने की दिशा में, वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और पवन। पर इस मैप को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा है दक्षिण अमेरिका और ये हमारा है यूरोप। ये क्या है, यूरोप। और ये है अफ्रीका। ये क्या है, अफ्रीका। तो अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटा जाता है, नॉर्थ और सदर्न।
तो आपने ये डायग्राम बना लिए। अब ये डायग्राम बनाने के बाद में अब आप दूसरा एक और डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम हो गया। चलिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं और दूसरे डायग्राम के माध्यम से हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराओं का वर्णन देखते हैं। मैं आपको एक प्रतिरूप बताने की कोशिश करूंगा, समय मिलेगा तो दूसरा भी बताने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं उनके केवल नामों को आपके सामने डिस्क्लोज कर दूंगा और आप उन्हीं को देखकर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये हमारा है बेटा अटलांटिक महासागर, और ये अटलांटिक महासागर का ये है उत्तरी भाग। अब ये ऐसे जाकर फिर नीचे होकर ऐसा आकार नुमा बनता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में क्या होता है, सबसे पहले पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और व्यापारिक पवनों के कारण, जो व्यापारिक पवनें जो ऐसी चलती है उसके कारण जलधारा भी क्या होती है, एक जलधारा वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार चलते रहती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा कहा जाता है। कौन सी गर्म जलधारा कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, जो भूमध्य रेखा के ऊपर में चलती है। और ये लगभग फ्लोरिडा के पास में, मैं यहाँ आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ के क्षेत्र में टकराने के बाद में यहाँ पर से ये जलधारा फ्लोरिडा के और ऊपर की ओर जाती है, और फ्लोरिडा की तरफ जाती तो उसका नाम है रहता है फ्लोरिडा जलधारा। ये फ्लोरिडा जलधारा मतलब पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और व्यापारिक पवनों के कारण जलधारा अटलांटिक महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और जैसे ही तट से टकराती है तो जल भराव होता है, और जल भराव के कारण ये ऊपर की ओर चलती है, और ऊपर की ओर जब चलती है तो एक जलधारा फ्लोरिडा की ओर मुड़ जाती है, जिसे फ्लोरिडा जलधारा कहा जाता है, जो एक गर्म किस्म की जलधारा रहती है। और यहीं से एक जलधारा ऊपर की ओर जाती है जिसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड के वहां तक के चलती और 45 डिग्री के करीब करीब जाकर फिर मुड़ जाती है, जिसे अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। कौन सा प्रवाह कहा जाता है? अटलांटिक प्रवाह। ये अटलांटिक प्रवाह में कई सारी जलधाराओं का मिलाप होता है और इसकी गति में थोड़ी सी कमी आ जाती है, पर ये जितनी भी जलधारा चल रही है, ये चाहे गल्फ स्ट्रीम हो, चाहे अटलांटिक प्रवाह हो, ये सब कैसी प्रवाह जलधारा है? गर्म जलधारा। इसी दौरान क्या होता है, बेफिन की खाड़ी से पानी, हिम का पानी में बदलने के कारण यहां से लेब्राडोर सागर से एक ठंडी जलधारा नीचे की ओर आती है, और जब आती है तो उसे कहा जाता है लेब्राडोर जलधारा। कौन सी जलधारा? लेब्राडोर जलधारा। ये दोनों जलधारा मिलती है 45 डिग्री के करीब करीब और न्यू फाउंडलैंड के करीब करीब, और न्यू फाउंडलैंड के करीब करीब मिलने के कारण यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, तो यहाँ पर घना कोहरा बनता है, और कोहरा बनने के साथ में यहाँ पर मछलियों के जीवन के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ भी यहाँ पर मिलता है अधिक मात्रा में, और यही कारण है कि मछलियों का जो अत्यधिक मात्रा में संख्या की अगर बात करते हैं तो हमें न्यू फाउंडलैंड के पास में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो दो अलग अलग प्रकृति की जलधारा के कारण यहाँ पर खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति रहती है वो लगातार मिलती रहती है। इसी दौरान क्या होता है, ये अटलांटिक प्रवाह उत्तर की ओर जाते रहता है, और उत्तर की ओर जाने पर ये आइसलैंड से नीचे की ओर आता है। आइसलैंड जाता है, ये आइसलैंड है, ये ब्रिटेन है। जब नीचे की ओर आता है तो नीचे की ओर आने के बाद में नीचे की ओर अब
उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जलधारा कौन सी कहलाएगी? ठंडी जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा जो रहती है, जो स्पेन के पास में चलती है, ये स्पेन है ये पुर्तगाल है और ये स्पेन। तो यहाँ पर जो जलधारा बहती है जिसको कहते हैं कैनिंग जलधारा, और बिस्के की खाड़ी में जो बहती है उसे रेनल जलधारा कहा जाता है। और ये कैनिंग जलधारा नीचे की ओर आती है और फिर में भूमध्य रेखा के पास में आकर मिल जाती है। तो मतलब, और मिलने के बाद में ये ऐसे मिलने के बाद में पुनः ये चक्र चलते रहता है। तो मतलब जलधारा का वर्णन कैसे हुआ? ये जलधारा जो रहती है, पानी एक ही रहता है, लगातार प्रभावित होते रहता है, अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर चलने के कारण उसको देते हैं। जब वो भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं तो भूमध्य जलधारा कहा जाता है, उत्तर की ओर चलते हैं तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा कहा जाता है। जैसे फ्लोरिडा की ओर चलती तो फ्लोरिडा जलधारा कहलाती है, और ऊपर की ओर चलती है खाड़ी के पास पास में तो गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। जैसे ही 45 डिग्री के पास में वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती तो उसे अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। और जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर एक सागर से आने वाली जलधारा आती है जो ठंडी किस्म की रहती है उसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। और यही अटलांटिक जलधारा जब दक्षिण की ओर आने लगती है तो वो कैनिंग जलधारा कहलाती है, और बिस्के की खाड़ी में जाती है तो रेनल जलधारा कहलाती है। इस प्रकार से जलधारा का प्रवाह होते रहता है। इसका मतलब रहता है कि तट के पास का जो भी पानी रहता है उसका लगातार प्रवाह बनते रहता है, और यही कारण है कि तट के पास का तो पानी प्रभावित होते रहता है, पर बीच का जो पानी रहता है वो स्थिर रहता है। और स्थिर रहने के कारण यहाँ पर हमें ऊंची ऊंची घास पाई जाती है जिसे सारगोस घास कहा जाता है। कौन सी घास कहा जाता है? सारगोस घास। और ये सारगोस घास यहाँ की जीवों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहती है, परंतु वर्तमान में बहुत अधिक प्रदूषण के कारण हमें इन सारगोस घास की जो स्थिति है वो कम दिखाई दे रही है, और इसी कारण इसके ऊपर जीवन जीने वाले सागरीय गाय, उसकी मृत्यु, उसकी संख्या में हमें कमी दिखाई दे रही है, उनकी मृत्यु में अधिकता दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा। ऐसा ही आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर की आप जलधारा को देख सकते हैं। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा को देखना है तो आपको केवल और केवल उनके नामों को याद रखना है। जब नामों को याद रखेंगे तो आपको क्लियर होते चलेगा। तो मैं नाम बताते जाता हूँ तो आप मुझे बताइएगा हाँ आपको क्लियर होते चलेगा। चलिए शुरू करें। चलो अब हम देखते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर। और नीचे की ओर बेटा बेटा आर्कटिक प्रवाह। आर्कटिक प्रवाह ठंडा पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार बहते रहता है, जो अनुसरण करता है जेट स्ट्रीम का। और जेट स्ट्रीम और पछुआ पवनों का अनुसरण करने के कारण इसकी गति उत्तर की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली जेट स्ट्रीम और पछुआ पवनों की तुलना में ज्यादा रहती, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा स्थलों की स्थिति नहीं है। जब स्थल ज्यादा है नहीं तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच में चलने की गति के बीच में कभी भी अवरोध नहीं आते। इसलिए दक्षिण में जो रहते ही है जेट स्ट्रीम और पछुआ पवन, उसकी गति उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा रहती है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि भैया उत्तर की ओर बही थी उत्तरी अटलांटिक जलधारा, तो दक्षिण की ओर टकराने के बाद में एक दक्षिण की ओर आती है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर बहने वाली इसको दक्षिणी अटलांटिक जलधारा कहा जाता है। और जैसे ही ये टकराती है तो टकराने के बाद में इस टकराई वाली जगह से दक्षिण की ओर मुड़ती है, जिसको यहाँ के कंट्री के नाम के आधार पर ब्राजीलियन जलधारा कहा जाता है। जो किस प्रकार की जलधारा होगी? ठंडी किस्म की, गर्म किस्म की? गर्म किस्म की। इसी दौरान नीचे से एक और जलधारा आती है जो अटलांटिक प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं फॉकलैंड जलधारा। कौन सी जलधारा? फॉकलैंड जलधारा, जो ठंडे किस्म की रहती है। इस किस्म की जलधारा की प्रकृति लेब्राडोर से निकलने वाली जलधारा की के समान रहती है। यहाँ पर से भी चलने वाली जलधारा बड़े बड़े आइस के टुकड़ों को अपने साथ लेकर आती है। इसी दौरान आपको यहाँ पर एक देश दिखा है वेनेजुएला। कौन सा देश दिखा जाए? वेनेजुएला। यहाँ से आपको जब अटलांटिक प्रवाह अफ्रीका से टकराता है
तो टकराने के बाद में एक जलधारा दक्षिण की ओर चली जाती है जो अटलांटिक प्रवाह, और एक उत्तर की ओर आती है जिसे वेनेजुएला जलधारा कहा जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है तो कौन सी जलधारा कहलाएंगी? वो ठंडी जलधारा। तो हमें यहाँ पर 4 जलधारा दिखाई दे रही। पहला दक्षिण अटलांटिक जलधारा, दूसरा ब्राजीलियन जलधारा, तीसरा फॉकलैंड जलधारा, चौथा वेनेजुएला जलधारा, पांचवा एक और है। जब ये जलधारा यहाँ से टकराती है तो एक उत्तर की ओर जाती है और एक दक्षिण की ओर जाती है, जिसको अलग अलग नाम से उत्तर और दक्षिण अटलांटिक जलधारा का, पर एक विपरीत दिशा में भी मुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा में मुड़ने वाली भूमध्य रेखी जलधारा, ये भी हमें एक जलधारा याद रखनी है। तो 5 प्रकार की जलधारा हमें दक्षिण अटलांटिक महासागर में दिखाई दी। ठीक है, अब ये जलधारा आपको पता चल गई, तो इसी प्रकार का प्रारूप आपको बनाते आना चाहिए। 0 से लेकर 0 डिग्री उत्तर करो, 0 डिग्री दक्षिण करो। अब आपको यहीं से मैं आपसे कुछ जलधाराओं के मैं नाम बोलते चलूंगा, आप उन जलधाराओं को लिखिएगा और मैं आपको कैटेगरी बनाते चलता हूं, आप उसे महासागर के रूप में रखिएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर लिखिए, और प्रशांत महासागर में आप सबसे लिखिए उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उसके बाद लिखिए प्रमुख रूप से क्यूरोशिवो जलधारा, क्यूरोशिवो जलधारा, क्यूरोशिवो जलधारा के बाद में क्यूराल जलधारा, क्यूराल जलधारा के बाद में लिखिए कैलिफोर्निया की जलधारा, अटलांटिक जलधारा। ठीक है, इसी के बाद में आप एक और जलधारा लिखिए, नाम पर्थ जलधारा। ध्यान से लिखिएगा, पर्थ नहीं, पेरू जलधारा, दक्षिणी प्रशांत जलधारा, सुषमा जलधारा। ये प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा। इसके बाद हिंद महासागर में आइए। हिंद महासागर में सबसे पहले लिखिए मेडागास्कर जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा के बाद में लिखिए अगुलास जलधारा, पर्थ जलधारा, और उसके बाद में लिखिए मानसूनी जलधारा। आपको एक और बात हम बता दें, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये पूर्ण महासागर है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक के, उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिण गोलार्ध तक के पूरे पर जो हिंद महासागर है वो अर्ध है, ऊपर से स्थलों से घिरा हुआ है, और इसके कारण यहाँ पर आपको जलधारा का प्रवाह नहीं दिखाई देता, जिस प्रकार का प्रवाह आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। तो यही बात हिंद महासागर को कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से क्या करती है? अलग करती है। अब आप 2 से 3 प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न जो पुराने लेक्चरों से है, पहला प्रश्न लिख लीजिए, जेट स्ट्रीम क्या है? ठीक है। दूसरा, साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होती है? भारत में प्रायः नवंबर से दिसंबर के माह में साइक्लोन आने की संभावना रहती है, किंतु ये साइक्लोन मई माह में भी हमें दिखाई देने लगे हैं। कारणों के साथ वर्णन कीजिए। एक और प्रश्न लिख लीजिए, भारतीय मानसून का सचित्रण वर्णन कीजिए। आगे
काल बैसाखी का संबंध किससे है? इन सभी प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में हो सके तो लिखने की कोशिश करना, ताकि मैं देख सकूं और समझ सकूं कि हाँ आप लोगों को लेक्चर ठीक लगे। पर ये भी बात ध्यान में रखना कि 2 दिनों में आपके मॉडर्न इंडिया का सेकंड टेस्ट है, और मॉडर्न इंडिया का जब सेकंड टेस्ट है तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट को ध्यान में रखकर लगातार पढ़ाई करते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।